हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई ज्ञान। तो मेरे उत्तराखंड के साथियों, शाम का बज चुका। आज चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारे डेली वन लाइनर सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको हमारे मित्रों इस सीरीज के पिछले पार्ट देखने हैं या पिछले लेक्चर देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं तो इस सीरीज के आप पहले पार्ट से अवगत हो सकते हैं। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस वन लाइनर महा सीरीज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहले प्रश्न से, तो 1907 में किसके द्वारा लखनऊ में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की गई थी? तो 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा लखनऊ में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की गई थी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट यह है कि किसके द्वारा भ्रातृमंडल का पहला अधिनिवेशन उत्तराखंड में आयोजन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में कुलानंद बहुगुणा ने इस भ्रातृमंडल का पहला अधिनिवेशन 1908 में कोटद्वार में किया साथियों। तो यहीं पर जो 1908 में भ्रातृमंडल का अधिनिवेशन हुआ था कोटद्वार में, यहीं पर जो गढ़वाल यूनियन बना हुआ था, हमारा हितकारिणी सभा थी, इनको एक कर दिया गया इस भ्रातृमंडल के अंतर्गत 1908 में। तो तीन फैक्ट आपको क्या मिल गए? गढ़वाल यूनियन तथा हितकारिणी सभा कब भ्रातृमंडल में मिल गई? 1908 में। और भ्रातृमंडल की स्थापना लखनऊ में किसके द्वारा की गई? मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा 1907 ईस्वी में। और इस भ्रातृमंडल की स्थापना जब 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा हुई तो इसका पहला अधिनिवेशन उत्तराखंड में कब और किसके द्वारा किया गया? तो भ्रातृमंडल का पहला अधिनिवेशन कुलानंद बहुगुणा के द्वारा कोटद्वार में 1908 में इसका आयोजन हुआ। अगला सवाल, 1912 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1912 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गई थी गिरिजा प्रसाद नैथानी के द्वारा। अगला सवाल, देवीचंद ने किस व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो चंद शासक देवीचंद ने किस मुस्लिम शासक को मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? उनका नाम है दाऊद खां। कटारमल का सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है उसको ध्वस्त करने का प्रयास किसने किया था? तो कटारमल का सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा में है सूर्य देवता को समर्पित, उसको ध्वस्त किया था अली अहमद खान ने लगभग 1740 ईस्वी में। तो अली अहमद खान ने अल्मोड़ा में जो कटारमल सूर्य मंदिर है उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया था। इनका नाम है अली अहमद खान। 1740 ईस्वी की बात है ये। अगला सवाल, वह कौन सा चंद शासक था जिसके अंतिम समय में उसकी आंखें फूट गई थी? तो वह चंद शासक था कल्याणचंद। कल्याणचंद की अंतिम समय में आंखें फूट गई थी। अगला सवाल, शिवदत्त जोशी किसका दीवान हुआ करता था? तो किस चंद शासक का जो है दीवान शिवदत्त जोशी था? तो शिवदत्त जोशी था कल्याणचंद का दीवान था। अगला शासक गूंगा चंद वंश का वह शासक जो गूंगा था, जो चंद वंश का गूंगा शासक था कौन? दीपचंद। तो चंद वंश का एक दीपचंद ऐसा शासक था जो गूंगा शासक था साथियों, जो बोल नहीं पाता था। अगला सवाल, दीपचंद का संरक्षण कौन था? तो दीपचंद का, क्योंकि गूंगा था दीपचंद, तो इस दीपचंद का संरक्षण हुआ करता था शिवदत्त जोशी। राजा की जो अवैध संतानें होती थी उसे कहते थे। तो राजा की जो अवैध संतानें होती थी साथी उसको कहा जाता था खगास संतान। चंदू के समय सिरतान किसे कहा जाता था? तो चंदू के समय सिरतान कहा जाता था जो नगद टैक्स देने वाले होते थे। कैनी किसे कहा जाता? तो कैनी कहते थे तो खेतों में काम करने वाले जो गुलाम थे साथियों, आप लोग अवगत होंगे उस समय गुलाम बनाए जाते थे। यहाँ के जो गरीब समुदाय के जो महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जाकर जो है उनको खेतों में गुलामों की तरह कार्य करना पड़ता था। तो खेतों में गुलाम बनाकर कार्य करने वाले को कैनी नाम दिया जाता था। तराई में इम्प्रूवमेंट फंड कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो तराई में इम्प्रूवमेंट फंड का स्थापना करने वाला हमारा कमिश्नर था कमिश्नर रैमजे। 1883 ईस्वी की बात है। तो किस कमिश्नर ने तराई में इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी? तो कमिश्नर रैमजे ने 1883 में तराई क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। अगला सवाल, लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक संस्कृति दिवस किसकी याद में मनाते हैं हम? इंद्र मणोनी जी के जन्म पर्व पर। कब है इनका जन्म पर्व? 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को हर वर्ष हम उत्तराखंड वासी लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं इंद्रमणि बड़ोनी जी के याद में। अगला सवाल,
मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी? तो मलारी गांव में जो प्रागैतिहासिक पुरास्थल मिला उसकी खुदाई की थी गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के द्वारा और श्रीनगर 2002 में। तो आपको पता होना चाहिए मलारी गांव के जो समाधान मिले हमें पुरास्थल मिले उसकी खुदाई को श्रेय जाता है गढ़वाल विश्वविद्यालय को। और कब की बात है? 2002 की बात है। अगला सवाल, किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हुए हैं? तो हमारे उत्तराखंड में अलग अलग जगह से शैल चित्र मिले हैं, मृदुभांड मिले हैं, कहीं कहीं से गुफा चित्र मिले हैं। तो यहाँ से एक ऐसा क्षेत्र आपको बताना है जहाँ से नीले रंग के हमें गुफाओं में शैल चित्र बनाए हुए मिले। तो हुडली एक ऐसा स्थान है उत्तरकाशी में जहाँ नीले रंग का प्रयोग करके ये चित्र बनाए गए हैं शैल चित्र। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो वह प्रागैतिहासिक स्थल आपको बताना है जहाँ पे शैल चित्र को योग मुद्रा में दिखाकर मानव का चित्र बनाया गया। वह है फल सीमा जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला सवाल, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है कसार देवी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आदि इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है अपने पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे हमें उत्तराखंड के आदि इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें किस आदि ऐतिहासिक जो ग्रंथ है पौराणिक ग्रंथ है उसमें मिला? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिला हमें सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में। अगला सवाल, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए जो नाम प्रयुक्त हुआ है उसके लिए प्रयुक्त है देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि। स्कंद पुराण में जो पौराणिक है आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त हुआ है मानसखंड और केदारखंड। आपको बता दें हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र स्कंद पुराण में कहा गया है केदारखंड, और स्कंद पुराण से नंदा पर्वत तक जो कालागिरी तक है वहाँ के क्षेत्र को कहा गया है जो कुमाऊं क्षेत्र है मानसखंड। तो आपको याद रखना है। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में किस नाम से जाना गया है? तो मानसखंड और केदारखंड जो ये मानसखंड हो गया हमारा कुमाऊं क्षेत्र, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र, इन संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में किस नाम से जाना गया है? इस संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है पुराणों में उत्तरखंड या ब्रह्मपुर या खसदेश। तो इतने नामों से इसको संयुक्त रूप से जाना गया है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है। तो पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य मिला उसमें उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? तो पाली भाषा में लिखित जो बौद्ध साहित्य है उसमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। अगला सवाल, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का जिक्र है, इसका वर्णन है। तो इन 5 हिमालयी खंडों को आपको बताना है। तो स्कंद पुराण में जो 5 हिमालयी खंड का प्रयोग हुआ है साथियों, उसके लिए पहला जो खंड है नेपाल है, दूसरा हिमालय खंड है केदारखंड, तीसरा है कश्मीर, चौथा है जालधर, पांचवा है मानसखंड। तो केदारखंड और मानसखंड ये हमारे उत्तराखंड के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, नंदा देवी पर्वत दोनों खंड की विभाजन रेखा पर स्थित है। किनके? मानसखंड और केदारखंड के विभाजन रेखा पर है अपना नंदा देवी पर्वत। गढ़वाल क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ण भूमि, महाभारत और पुराणों में एवं केदारखंड आदि नाम से जाना गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र भी कहा गया है, तपोभूमि भी कहा गया है, स्वर्ण भूमि भी कहा गया है, और महाभारत तथा पुराणों में केदारखंड नाम से भी गढ़वाल क्षेत्र को जाना गया है। अगला सवाल, गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास और स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उत्तराखंड में गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास गुफाएं, स्कंद गुफाएं बद्रीनाथ के पास चमोली में माणा गांव में स्थित हैं। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकंद गुफा और स्कंद गुफा। तो आपको याद रखना है बद्रीनाथ के पास चमोली जनपद के माणा ग्राम में हैं ये गुफाएं। अगला सवाल, भगवान राम ने अपने अंतिम समय कहाँ तपस्या की थी? तो भगवान राम ने अपनी अंतिम समय तपस्या की थी देवप्रयाग में। इसी के लिए साथियों यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है, आप लोग जानते हो। अगला सवाल, बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर में। अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपोवन में तपस्या की थी, इसीलिए तपोवन उसका नाम रखा गया, जो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है।
केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना गया? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में वृंगतुंग नाम से जाना गया है। अगला सवाल, महाभारत के किस पर्वत पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो महाभारत के किस पर्वत वंश में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वन पर्व में। तो महाभारत के वन पर्वों में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की जो शीतोष्ण पट्टी है वहाँ पर कौन सी माता पृथ्वी में समाई थी और इसके याद में यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? साथियों आपको बता दें, गढ़वाल क्षेत्र में देवप्रयाग में एक शीतोष्ण पट्टी पड़ती है, वहाँ हमारे सीता माता पृथ्वी में समाई थी और सीता माता जिस जगह में पृथ्वी में समाई थी साथियों, वहाँ हर वर्ष हमारे देवप्रयाग में मनसार का मेला आयोजित किया जाता है। तो मनसार का मेला किसकी याद में लगाया जाता है? सीता जी जहाँ पे पृथ्वी में समाई थी उनकी याद में मनसार का मेला हर वर्ष कहाँ पे लगता है? देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। अगला सवाल, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर में। अगला सवाल, सुबाहु के बाद राजा विराट की राजधानी जौनसार के पास कहाँ थी? तो सुबाहु के बाद राजा विराट की राजधानी जौनसार के पास थी विराटगढ़ी। अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आपको बता दो साथियों, अभिमन्यु का विवाह जो हुआ था सुबाहु के राजा विराट, जो विराट है उसी की पुत्री से हुआ था। अभिमन्यु को आप जानते होंगे, हमारे जो अर्जुन धनुर्वीर हैं उनके शिक्षित वो थे लड़के पुत्र। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध सिद्धपीठ हुआ करते थे। कण्वा आश्रम जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कण्वा आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर हमारे देश को भारत का नाम जिसके द्वारा दिया गया, मतलब जिसके नाम पे पड़ा, वो भरत का जन्म जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, यहीं पर उनका कण्वा आश्रम में जन्म हुआ था। अगला सवाल, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ पर और किस नदी के तट पर की थी? तो आपको बता दें, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर यहीं कण्वा आश्रम में की हुई थी, जिसे आजकल चौका घाट के नाम से जाना जाता है। तो चौका घाट किस नाम कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, कण्वा आश्रम में है। कण्वा आश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है हमने बता दिया। तो इसी कण्वा आश्रम में है महाकवि कालिदास ने अपना महाकाव्य जो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, इसी कण्वा आश्रम में की थी, जिसे आजकल चौका घाट के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें साथियों, धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदारखस मंडल शब्द का प्रयोग भी इस क्षेत्र के लिए हुआ है। नैनीताल झील की खोज किसके द्वारा कब की गई? तो नैनीताल झील की खोज 1841 में पी बैरन के द्वारा की गई। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। अगला सवाल, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की प्रधानता थी, इसके समय में अधिक हुआ? तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियां ज़्यादा रहती थी, इस समय बौद्ध धर्म का प्रचार जो है ज़्यादा हुआ। पौराणिक काल के बाद ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र में प्रयुक्त नाम बताइए। तो पौराणिक काल में ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रयुक्त हुआ है कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में हुआ? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास होने का उल्लेख मिलता है? तो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में हमें पता चलता है कि कुमाऊं क्षेत्र में किरात जाति, किन्नर जाति, यक्ष जाति, गंधर्व जाति, विद्याधर जाति, नाग आदि जातियों का निवास हुआ करता था। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से हमें किसकी निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है यहाँ पे हमें अवशेष मिलते हैं यक्षों के। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है। तो अनेक नागों से की जो मंदिर हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं उससे पुष्टि होती है कि पहले के समय में यहाँ पे नागों ने भी निवास किया हुआ था। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर विनाग या बेरीनाग जिसको हम कहते हैं कहाँ स्थित है? तो बेरीनाग जो स्थित है साथ पिथौरागढ़ में है। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया खसों के द्वारा। अगला सवाल, किरातू के वंशज आज भी कुमाऊं में कहाँ निवास करते हैं? तो किरातू के वंशज जो आज भी पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडीहाट क्षेत्र में निवास करते हैं। अगला सवाल, अशोक का शिलालेख
वह किले कहाँ पे है। तो अशोक का शिलालेख जो पाली भाषा में मिला साथियों हमें, वो मिला कालसी देहरादून में। आपको बता दें आजकल वहाँ पे किला भी है, सिरोली, मंडल और माणा आदि जगहों पर अशोक के किले भी हैं, आपको पता होना चाहिए। माणा में भी अशोक का किला है। कालसी शिलालेख यहाँ के निवासियों के पुलिंद तथा इस क्षेत्र के अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ। तो कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के जो निवासियाँ हैं उनके लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग अशोक ने किया है और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तराखंड के लिए अपरांत और उत्तराखंड के लोगों के लिए इस शिलालेख में किसका प्रयोग हुआ है, पुलिंद का। अगला सवाल, देहरादून के जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो बता दें साथियों, देहरादून के जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। इस शिलालेख में मेंशन किया गया है कि यमुना उपत्यका में यादवों का निवास हुआ करता था। आज का हमारा अंतिम सवाल, देवप्रयाग, वामन गुहा तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों में लेख मिले हुए हैं। तो देवप्रयाग में जो वामन गुहा है, कल्पनाथ है, इस गुफाओं के अंदर दीवारों में लेख मिले हुए हैं। साथियों ये हो चुके हैं आज की सीरीज के हमारे सवाल। फिर मिलूंगा मैं कल आपके सम्मुख ऐसे ही अच्छे और यूजफुल सवालों के साथ जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस सीरीज के आपको पिछले पार्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे पुराने पार्ट आपको बहुत ही फायदेमंद आगे आने वाले एग्जाम के लिए होंगे आपके लिए। तो सब्सक्राइब करिए, यदि नए हो तो बगल में बेल आइकन ऑन जरूर प्रेस करें। यदि आपको उत्तराखंड में हर भर्ती का अपडेट चाहिए और साथ ही साथ आप लोग उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आज ही हमने आपको उत्तराखंड पुलिस भर्ती का फिजिकल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए दिया हुआ है। जाइएगा वीडियो में हमारे चैनल की, वहाँ पे आपको वो सीरीज मिल जाएगी। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।